गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग विज्ञान में जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हम लोग जो बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए पुराने साल के अब तक जितने भी क्वेश्चन हैं उस सब का अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज विज्ञान में जीव विज्ञान है, तो देखते हैं। और यह केवल बीपीएससी के लिए ही नहीं, बीएसएससी हो या बिहार दरोगा या कोई भी एग्जाम हो या आरआरबी हो, कोई भी जिसमें विज्ञान संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसमें बराबर का ही महत्व रखता है, क्योंकि यह नया या पुराना तो नहीं होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? और यह 65th में आया था, याद कर लीजिए, डार्विन महोदय का है। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। वो चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे, तो हर कोई जानता है। और इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को ही डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णनवाद यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज हो जाता है। तो यह किसका चयापचय करेगा? इंसुलिन। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है, चलिए हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि इसी में तो शुगर आएगा। देखिए इंसुलिन अग्न्याशय से अंतःस्रावी होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज यानी ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है और ग्लूकोज की अधिक मात्रा हो जाएगी यानी शरीर में क्या कहेंगे हम लोग कि चीनी बढ़ गया है, यानी शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगा और क्या होगा उसको? तो डायबिटीज होगा। इसलिए इंसुलिन का स्राव आवश्यक है। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो इसमें से एंटीबायोटिक है कौन है? तो यहाँ ई आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन ये दो देखिए, ये दोनों एंटीबायोटिक हैं। और एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए होता है। याद कर लीजिए किसके लिए? तो बैक्टीरिया जनित। और निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? इसमें जो मुख्यतः है तो देखते हैं कौन है। तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग पढ़े थे कि मक्का में होता है, लेकिन बीपीएससी ने क्या किया? तो चावल को माना। तो उपयुक्त विकल्पों में चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन देखिए यहाँ पर, तो यह कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। तो कीट संवर्धन कीटों यानी कि जैसे कि केंचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स में क्या होगा? तो जेनेटिक्स में अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो लौंग क्या होगा? तो यह शुष्क पुष्प का कली होता है। और लौंग में क्या होता है? तो यहाँ देखिए लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। पादप कली है। तो पादप कली यानी प्लांट की बात हो रही है। तो कली क्या होता है? तो एक भ्रूणीय टहनी होती है। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रौह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहेंगे? तो याद कर लीजिए हैलोफाइट, कौन पानी में? जीरोफाइट। तो लवणभिद मृद दूधभिद यानी हैलोफाइट्स उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं। और ईईजी यानी इसका फुल फॉर्म देखिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो यह मस्तिष्क की जांच करने वाला यंत्र है। अगर ईसीजी रहता तो वह हार्ट से संबंधित होता।
जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन की बात है। तो वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? नव डार्विनवाद। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं और ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह लैंगिक जनन पर आधारित है, याद कर लीजिए। डीएनए की खोज किसने की थी? यह विवादित क्वेश्चन था, इसका उत्तर ई माना गया। हम लोग जानते हैं कि जो ये इस तरह का होता है डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का, इसका खोज किसने किया? तो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने किया था। यहाँ देखिए, यह एक गलत धारणा है कि जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक एवं MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्र, याद कर लीजिए कौन? तो फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। क्या कहा था उन्होंने? न्यूक्लिन। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरदायी है? तो आनुवंशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी क्या होगा? तो वो डीएनए होता है। और यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में, यानी जो आपका पेट पर ऐसे है बाद में इस तरह का निकल जाता है तो क्या है? वही ग्लाइकोजन जमा हो गया, यानी ब्लैक मनी। और यह क्या होगा? तो यह शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। शुगर किस में? तो ग्लूकोज में। और आगे देखिए, जो एक सरल शर्करा है यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा किस में? तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। मानव शरीर में होता है कितना? लगभग 70% पानी होता है, यानी 2/3। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? याद कर लीजिए, विटामिन के। और यह क्या कहेगा? तो रक्त का क्लोटिंग करता है। तो प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक यानी एंटीडॉट के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्ति का ऑपरेशन आसानी से नहीं हो जाता क्योंकि अधिक रक्त बह जाने का डर बना रहता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो कैल्सीफेरॉल कौन है? याद कर लीजिए, D2। और D2 नहीं, सिंपल विटामिन डी याद कीजिए। तो विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को याद करिए, D2 को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल, D3 को कैली कैल्सीफेरॉल। D2 और विटामिन D2 विटामिन डी का ही प्रकार है। और कैसा प्रकार है? जो मुख्यतः भोजन आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेट्स हो जाता है। और आगे देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो कहाँ होगा? तो यकृत यानी लीवर में होता है। मानव शरीर में कहाँ? तो यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी, और इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि है। याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? बताइए। तो ऑर्गो कैल्सीफेरॉल तो रिकेट्स सही है। साइनोकोबालामीन यानी विटामिन B12 यह कोबाल्ट यानी रक्ताल्पता यह भी सही है। टोकोफेरॉल बेरी और रेटिनॉल 0.पैथलिया। तो देखते हैं इस दोनों में, बताइए, गेस कीजिए कौन होगा। तो विटामिन ए, यहाँ देखिए, तो विटामिन ए है रेटिनॉल वाला। यहाँ देखते हैं, आइए। रेटिनॉल अर्थात
विटामिन ए की कमी से जियोपैथेलमिया रोग हो जाता है। और साइनोकोबालामाइन यानी B12 की कमी से रक्ताल्पता विटामिन, तथा विटामिन डी की कमी से क्या होगा तो सूखा रोग होगा बच्चे में, रिकेट्स होगा। बेरी बेरी यानी विटामिन 1 और इसका नाम है क्या तो थायमीन, याद कीजिए बेरी बेरी विटामिन B1 से होता है, नाम इसका थायमीन। और रेटिनॉल विटामिन ए से होता है, किससे तो कमी से। और टोकोफेरोल यानी इसका रासायनिक नाम है विटामिन ई। और निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलन नहीं है, फिर नीचे लोग देखेंगे। और टोकोफेरोल विटामिन ई के कमी से होता है, तो टोकोफेरोल भी इसमें ऑप्शन था, है टोकोफेरोल माने विटामिन ई। यहाँ भी ई आ गया, यानी यहाँ देख लेते हैं सिंपल, डायरेक्ट आइए यहीं पर। तो सूर्य का प्रकाश एवं कॉड युक्त तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत हैं। यानी विटामिन डी से कौन कौन विटामिन डी कहाँ मिलेगा तो सूर्य का प्रकाश से और मछली का तेल, याद कीजिए। गेहूँ, अंकुर तेल, ये सब विटामिन ई का स्रोत है। जबकि अल्फा से विटामिन के की प्रचुर मात्रा मिलती है। और संतरा में विटामिन सी तो हर कोई जानता है, तथापि इसमें विटामिन B1 की भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, किसमें तो संतरा में। अतः विकल्प इसका ई सही होगा। यहाँ देखिए, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसका नाम तो ये विटामिन B12 होगा। और इसका वैज्ञानिक नाम तो साइनोकोबालामिन है। और विटामिन B12 क्या है तो ग्रोथ के लिए आवश्यक है, और इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्यकी में भी गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। और आगे देखिए, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है तो 5 से 6 लीटर, याद कर लीजिए कितना तो 5 से 6 लीटर या 7 से 8% या 1/13वां भाग। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र है, याद कर लीजिए स्फिग्मोमैनोमीटर, यह रक्त दाब का मापक यंत्र है। और मनुष्य का जो रक्त दाब होता है, एक मिनट, हाँ मनुष्य का जो रक्त दाब होगा वो कितना होता है यहाँ देखिए, मनुष्य का जो औसत रक्त दाब होता है, रक्तचाप, वह 120 मैक्सिमम और 80 मिनिमम होना चाहिए। और धमनियों में रक्त दाब की 2 अवस्थाएं होती हैं, कितना तो पहले को प्रकुंचन यानी सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरे को प्रसारण दाब यानी सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होना चाहिए। और जो इस्तेमाल होता है दाब मापी, उसमें किसका इस्तेमाल होता है तो पारे का। और रक्तचाप को जो मापी है उसको क्या कहते हैं तो स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, कितना होता है तो लगभग 1200 सीसी प्रति मिनट की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए, वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है, लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। और इंसुलिन है तो क्या है, एक प्रोटीन है। आगे देखिए, इंसुलिन पेंक्रियाज अर्थात अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग में लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से, इंसुलिन कहाँ तो बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु यानी एनिमल हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड यानी प्रोटीन है, जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। और आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है तो इंसुलिन हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका अदा करता है तो कौन करेगा, नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं उसका सुई दे देते हैं, ऑक्सीटोसिन यानी डी सही होगा। यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं, कुछ खास तो नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे पिटोसिस कहते हैं, यानी कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं, याद कर लीजिए इसका नाम क्या है पिटोसिन।
और निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो थायरॉक्सिन में आयोडीन मिली होती है। इसके कमी से क्या होगा? घेंघा रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरॉक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH है। कौन है? तो TSH हार्मोन या थायरोटोपिन है, जिसका स्राव अंतः प्यूटरी की थायरोट्रोप कोशिकाएं हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। कौन? घेंघा। प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ? तो क्लोरोप्लास्ट में, याद कर लीजिए 30 का C। और क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्णहरिम। और यानी इसमें क्या होगा क्लोरोप्लास्ट में? तो एक पिगमेंट होता है, उसका नाम है क्लोरोफिल, इसको पर्णहरिम कहा जाता है। और इसमें क्या है? कौन धातु? यह भी क्वेश्चन आता है तो याद कर लीजिए मैग्नीशियम। और आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। कौन है? तो ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन को अप्रधान रचना या उपोत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण जो क्रिया है इसे यहाँ देख लीजिए, क्या है यहाँ पर? तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 पानी यानी पानी की जल बूंदे और प्रकाश की उपस्थिति में कहाँ होगा? तो बैटल ग्राउंड है पर्णहरिम यानी क्लोरोफॉर्म की बात है। इसमें निकला क्या? तो यहाँ देखिए, यह है आपका शर्करा कहेंगे इसको या कार्बोहाइड्रेट कहिए, C6H12O6 और 6 क्या होगा? तो 6 H2O यानी पानी और 6 ऑक्सीजन का निष्कर्षण होता है। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, तो कहाँ बदलेगी? जो सौर ऊर्जा की बात हो जाए तो यह क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है और यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। कोशिका का शक्ति स्रोत है, तो कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया है। इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस कहा जाता है। भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण ये कहाँ मिलेगा? तो यह बीज में पाया जाएगा। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? याद कीजिए, तो इसमें E होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए क्लोरैम्फेनिकॉल, याद कीजिए क्लोरैम्फेनिकॉल एक प्रतिजैविक औषधि है यानी एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। वहीं सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है यानी यह भी एंटीबायोटिक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न में उत्तर ई होगा सही। टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण हैं किसके? तो जलजन्य रोगों के उदाहरण हैं। और टाइफाइड किससे फैलता है? तो विब्रियो कोलेरी से। और टाइफाइड तो साल्मोनेला टाइफी से फैलता है और सब गंदे जल पीने से होता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह पेट संबंधी बीमारी है तो कौन? तो लीवर प्रभावित होगा। यहाँ देखिए, तो यकृत यानी लीवर। यकृत एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियों द्वारा उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर दी जाती है यानी वो जहरीला बना दिया जाएगा। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो यहाँ भी ई आ गया। अब देखते हैं कैसा, ऐसा क्यों? मनुष्य के शरीर में तिलिया पिलिया यानी कि थाइमस ग्रंथि अस्थि मज्जा इतना मतलब कहाँ तिलिया पिलिया थाइमस ग्रंथि अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। और लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका यानी WBC है जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है। यह सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। ओंकोजीन संबंधित है, तो ये ओंकोजीन किस चीज़ से संबंधित है? तो याद रखिए कर्क रोग यानी कैंसर कारक है, यह कैंसर से संबंधित है। और सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में
की गई थी। 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे रॉस सरकोमा वायरस का नाम दिया गया था। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। यहाँ भी ई आ गया, क्योंकि कैंसर के उपचार के लिए अधिक होंगे। चलिए विकल्प हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया यानी एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में होता है। किसका तो रेडियो फास्फोरस और कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो आयनीय विकिरण, पराबैंगनी विकिरण की बात हो रही है इसमें। आयनीय विकिरण मतलब कौन होगा? देखिए यहाँ पर आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो जाता है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग के कैंसर से क्या होगा? कैंसर हो सकता है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सहज प्रणाली का जो परिवर्धन है वह प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है और सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है, अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो शरीर का जो तापक्रम है वह हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। कौन? तो हाइपोथैलेमस। और मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है और मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंता होता है। और आगे देखिए, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से। और इसमें क्या होगा? तो जीन का सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन के मिश्रण उपयुक्त तीनों से ही लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? तो आर्थर कोनबर्ग ने। और कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में वह उसको चिल्ड्रन डे कहते हैं, यानी 14 नवंबर। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसको क्या कहेंगे? तो माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। क्या नाम उसका? माइक्रोप्लाज्मा। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु यानी वायरस। तो विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, इसका शाब्दिक अर्थ है विष अणु। ये अकोशीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड के खंड हैं। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं, न ही इनका द्विगुणन हो सकता है, यानी ये प्रजनन कर सकते हैं। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए AVAHAN किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो HIV एड्स से संबंधित है। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। डॉक्टर का नाम डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड था। और आगे देखिए, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज एंटोनी वान ल्यूवेन हॉक ने किया। किसने किया? एंटोनी वान ल्यूवेन हॉक ने किया था। और इन्होंने अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से उन्होंने जीवाणुओं की पहचान की थी। और आगे देखिए, कणीय तत्व क्या है? तो जो कणीय तत्व है वह वायु प्रदूषक यानी पार्टिकल मैटर, PM सुनते हैं हम लोग, पार्टिकुलर मैटर, उसी की बात हो रही है। तो कणीय तत्व यानी पार्टिकुलर मैटर को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है।
संवहनीय पौधों में पानी ऊपर कैसे जाता है? तो याद कीजिए, तो जाइलम और फ्लोएम दो याद कीजिए। फ्लोएम यानी फल, जाइलम यानी जल। तो जाइलम टिश्यू द्वारा। और सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। अगर सी की बात आ जाए तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होगा याद कर लीजिए 36.9 डिग्री सेल्सियस। वहीं फारेनहाइट तो 98.4 फारेनहाइट या कहीं 98.6 फारेनहाइट भी लिखा मिल जाएगा। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है तो ओ वर्ग धारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। वहीं ए बी है वह यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी देगा किसी को नहीं लेकिन ले खून रक्त यानी हर किसी से ले सकता है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो यहाँ देखिए ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। वहीं ओरोलॉजी के अंतर्गत ओरोग्राफी के लिए हम सुनते हैं तो पर्वतों का अध्ययन। सेरोलॉजी के अंतर्गत सेरम एंड सीरम तो रुधिर यानी सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। वहीं जियोलॉजी यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। और कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? तो जो कशेरुक रज्जु है उसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं उससे निकलती हैं। और मनुष्य के जीवन काल में कितने दंत 2 बार जन्म लेते हैं या उगते हैं या विकसित होते हैं? तो 20 दांत और 12 दांत केवल एक बार। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां? याद कर लीजिए 28। यहाँ देखिए एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 अस्थियां होती हैं, जिसमें कपाल में 8, मुख में 14, कंठिका में 1 और कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी तो खोखली होती है। क्या होती है? वह खोखली होती है। आगे बढ़ते हैं। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है तो इसमें से कोई नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि 20 वर्ष के मानव में शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो 2 भागों में, एक अक्षीय कंकाल और एक उपांगीय कंकाल। और निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? बताइए इसमें से अवशेषी अंग कौन नहीं है? तो सामने वाले चपटे दांत अवशेषी अंग नहीं है, बाकी सब अवशेषी अंग। कौन कौन? तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियां, निकटेटिंग पर्दा। और आगे बढ़ते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है तो वह एंजाइम है। एंजाइम क्या होगा? एक जैवीय उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है। जीवों में ज्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम यानी फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों प्रकार का कार्य करता है, इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी है उसको क्या कहेंगे? विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? तीन जानते ही हम लोग, उसको कहने की जरूरत नहीं है कि नींबू, आंवला, संतर, नारंगी, अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। इल्यूनिन है तो क्या है इल्यूनिन? तो यह डहेलिया की जड़ से प्राप्त होता है। तो इल्यूमिन एक पॉलीसेकेराइड है जो डहेलिया के जड़ से पाया जाता है। अस्सी % से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है तो कौन? तो जल की बात हो रही है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। और तो यह क्या क्वेश्चन है? तो जीवाणु थे कितने वर्ष पूर्व बताइए? वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ, तो इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। क्वेश्चन में क्या पूछा है इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया। यानी आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का आरंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव
3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। वहीं हो गया। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। कहाँ? तो अंडवाहिनी में। तो मानव के आंतरिक निषेचन होता है मानव में, और मैथुनिक क्रिया द्वारा नर युग्मक स्त्री जनांग में प्रवेश करते हैं। और ये कहाँ होगा? तो अंततः सिर्फ एक शुक्राणु डिंब वाहिनी नली में अंडाणु को निषेचित करता है। और आगे देखिए, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है तो क्रो-मैग्नोन मानव, या मनुष्य कहेंगे उसको। क्रो-मैग्नोन मनुष्य आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान, लगभग 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को सीलकर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवारों पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होता है। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। विकास का मुख्य कारक है तो प्रकृति वर्ण। आज के विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति की अभ्युदय को अनुवांशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। किसके? तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे म्यूचुअलिज्म। मतलब इसमें दोनों को फायदा होगा। यहाँ देखिए, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध कराते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुक रज्जु में, यानी स्पाइनल कोड में होता है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में होता है। मेंडू रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेंडुला ओब्लागेंटा से आरंभ होकर कशेरुक दंड से में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्क का आवरण द्वारा ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से निकलती हैं। विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, यह भी याद कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है, तो याद कर लीजिए, BND दोनों होगा, यानी एसिटिलीन व एथिलीन। फलों को पकाने में एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए भी एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो इन दोनों में, यानी बीज से भी और तना काट से भी। आगे बढ़ते हैं। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। हवा में ऑक्सीजन 21% है, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि वे, उनको आदत है या उनका बनावट है कि वह जल में जो ऑक्सीजन है उसी को वह संग्रहण कर सकते हैं, जिस कारण वो मर जाते हैं। और जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहेंगे? उसका आवास है। और मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से। लेकिन कहीं कहीं ये नर्तन भी लिख देता है। तो लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियाँ होती हैं। ये दृष्टि, आवाज, स्पर्श, अपने गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती है, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु है? तो क्या होगा? लोहा। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। क्या कहेंगे उसको? तो डायलिसिस कहते हैं। और ये कहाँ होगा? तो किडनी में होगा। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से। और एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो यह विषाणु जनित रोग है।
और एड्स किसके कारण होता है, याद कर लीजिए, विषाणु के द्वारा, यानी विषाणु जनित रोग है। आगे बढ़ते हैं। HIV द्वारा होने वाला रोग है तो कौन, तो एड्स, बहुत बार दे दिया। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित होते हैं। क्यों, क्योंकि यह जो वर्णांध है यह एक्स क्रोमोसोम पर होता है और स्त्रियों में 2 एक्स डबल एक्स होता है, जिस कारण उसमें अगर एक एक्स में भी वर्णांधता है तो दूसरा एक्स तो सही है, अतः उसमें उसके लक्षण नहीं दिखाई देंगे। लेकिन पुरुष में एक एक्स और एक ही वाई होता है, यानी एक्स और वाई, जिस कारण क्या होगा, अगर वो वर्णांध हो गया तो एक्स में वर्णांध का गुण अगर आ गया तो क्या होगा, वह पुरुष वर्णांधता का शिकार हो जाएगा। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, तो यह एक पेड़ से मिलती है। किससे, तो पेड़ से। एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक यानी ज्वर हर दवाएं वेदना निवारक का काम करती हैं। इन दवाओं को बीलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे, तो नाइट्रोजन, यानी ना कुछ बुझाए तो यूरिया छिड़क दीजिए। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, तो मैग्नीशियम, याद कर लीजिए, कौन, तो मैग्नीशियम। और आगे बढ़ते हैं। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। आगे देखिए, ग्लूकोज का सूत्र याद कर लीजिए, C6H12O6। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प में ही परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है, जिससे बीज बनता है। बीज के अंकुरन से पुनः पौधा बनता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है तो सिकोआ, क्या नाम है उसका, सिकोआ। सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड यानी सिकोआ सेम्पर वीरेंस या सिकोआ है, इसकी ऊंचाई 115 मीटर से भी अधिक है। और सबसे छोटा एंजियोस्पर्म तो याद कर लीजिए उल्फिया, क्या नाम है उसका, उल्फिया। एस्पिरिन है तो यह एंटीपायरेटिक है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन में। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 38 से 42% तक होती है। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो गन्ना के लिए। एक बार उसको खेत में तना का उसका रोप दीजिए, वह 3-4 वर्ष तक के लिए लाभकारी है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रैफ्लेसिया और यह इंडोनेशियाई वर्षा वन में डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड द्वारा 1818 में पहली बार खोजा गया था। इस फूल का व्यास 1 सेंटीमीटर तथा इसका वजन 10 किलोग्राम होता है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, जीन संश्लेषण किए थे। देखिए, हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने अपनी खोज से आनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड। कौन है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। आर्कियोप्टेरिक्स क्या था, तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन क्या है, तो ऑस्टन यानी मैमेलिया और क्या है डॉल्फिन। और गंगा डॉल्फिन क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय जीव है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मर जाते हैं, उसका नाम टीबी यानी क्षय रोग की बात हो रही है। और आगे देखिए, भारत में क्षय रोग से 2016 में 4.23 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी और होने का कारण है जीवाणु जनित रोग है, कौन, तो टीबी। और उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। क्षय रोग से मनुष्य मुख्यतः मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। शर्कराओं में सबसे मीठी है तो फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज मोनोसैकराइड है जो सर्वाधिक मीठा है। मटर पौधा है तो यह एक शाक है। मटर शाक कुल का द्विबीजपत्री पौधा, यह रबी की फसल है। स्वर्ण रेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि इसकी मुख्य प्रजातियां हैं। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो ए यानी TSH। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है।
और आगे बढ़ते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या होंगे? जब भेड़ और बकरी का मांस खाते हैं तो हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता हैं। मानव एवं जीव क्या है? तो ये सर्वाहारी है। मांसाहारी द्वितीयक या गौण उपभोक्ता। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट यानी पौधे हैं। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।